गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। लास्ट टाइम हम स्प्रिंग डिस्कस करना हमने शुरू किया था। तो स्प्रिंग के केस में हमने कहा था कि जो स्प्रिंग फोर्स है इट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ के एक्स, जहाँ पे के को हम क्या कहते हैं, स्टिफनेस कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि के जो है ये होता क्या है। अब इस के की जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए लेट के बी इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर अगर कहें हम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस स्प्रिंग का के 100 न्यूटन पर मीटर होगा, जिस स्प्रिंग का के 100 न्यूटन पर मीटर होगा, उसमें 1 मीटर का डिफॉर्मेशन, 1 मीटर डिफॉर्मेशन के लिए कितना फोर्स लगाना होगा? 100 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा। इसको समझो पहले बात को, है ना, कि के की वैल्यू का मतलब क्या होता है। 1 मीटर का डिफॉर्मेशन, इसका मतलब उसकी नेचुरल लेंथ जितनी भी हो उसमें कितने का चेंज करना है हमें? 1 मीटर का, है ना। बात आ रही है समझ में? अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है कि व्हाट इफ मेरे पास स्प्रिंग जो है वो खुद ही अपने आप में 1 सेंटीमीटर की है, तो अब मैं उसमें 1 मीटर का डिफॉर्मेशन तो ऑब्वियसली नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो फिर इस वैल्यू का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम कहें कि मान लो हमारे पास 1 सेंटीमीटर की स्प्रिंग है, तो इसमें 1 मिलीमीटर का डिफॉर्मेशन तो लाना पॉसिबल है ना, ये बात समझ लो। 1 मिलीमीटर का डिफॉर्मेशन 1 सेंटीमीटर की स्प्रिंग में ला सकते हैं हम, बोलो। यस सर। ठीक है। तो ऐसे केस में अब ये के हमें क्या बताएगा कि इस केस में जो फोर्स मुझे लगाना होगा वो कितना होगा। के तो हम एज इट इज रखने देते हैं 100, है ना, इंटू 1 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फोर्स कितना आ जाएगा? 0.1 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो के का यूज करना आपको आ गया कि ठीक है, भले के है 100 न्यूटन पर मीटर, लेकिन हमारी स्प्रिंग भी 1 मीटर डिफॉर्म होगी, ऐसा तो हम नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं 1 मिलीमीटर डिफॉर्म करने में कितना फोर्स लगाना होगा, तो आप के को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो के है हमारा 100, एक्स है हमारा कितना? 10⁻³ मीटर, 1 मिलीमीटर। तो 0.1 न्यूटन का फोर्स लगाने से ये स्प्रिंग जो है जिसका के कितना है 100 न्यूटन पर मीटर, वो कितना डिफॉर्म हो जाएगी? 1 मिलीमीटर डिफॉर्म हो जाएगी। यानी उसकी लेंथ या तो 1 मिलीमीटर बढ़ जाएगी अगर हमने बाहर की तरफ लगाया फोर्स, और अगर अंदर की तरफ लगाया, इस तरफ लगाया, ऐसे अंदर की तरफ पॉइंट करता हो, तो 1 मिलीमीटर कंप्रेस हो जाएगी। तो के का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे के एंड नेचुरल लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग, ये आपस में कैसे रिलेटेड है इस बात को समझ लेते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल लेंथ है। नोट करो, किसी भी स्प्रिंग का के उसकी नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें कुछ एक दो बातें हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये लिख लो पहले, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ। तो यहाँ पे हम स्प्रिंग ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इस बात को समझते हैं। अच्छा, हर स्प्रिंग में क्या होता है, ये जो आपके टर्न्स हैं, कॉइल बनी हुई हैं, इनकी एक डेंसिटी होती है, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए कह देते हैं हम, लेट से 50
पर सेंटीमीटर, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए ले रहे, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर में कितनी बार हमने कॉइल किया हुआ होगा स्प्रिंग को, 50 टाइम्स ऐसे टर्न कर रखा होगा। लेट से किसी स्प्रिंग में ये नंबर इतना है। अब आपको इस नंबर को चेंज नहीं करना है जब आप लेंथ चेंज करने की बात करते हो। तो जैसे मान लो किसी ने कहा हमें एक स्प्रिंग के 2 इक्वल पार्ट्स करने, तो आप यहाँ से इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दो। लेकिन कट करते हुए इस बात का ध्यान रखना है, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ये चेंज नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ से यहाँ तक देखो आप 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 या आगे मान लो एक और 4 है, तो वो जितने हैं उतने ही रहेंगे, उसको आप चेंज नहीं करोगे। यानी जो आपकी टर्न डेंसिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर जितनी ज़्यादा लेंथ की स्प्रिंग होगी उतना उसका के कम होगा। क्या कांस्टेंट रखते हुए? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रखते हुए। इस बात को समझ लेना कि व्हेनेवर वी आर कंपेयरिंग के विद द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, हम उन स्प्रिंग्स में क्या नहीं बदल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ नहीं बदल रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं स्प्रिंग्स को आपस में कंपेयर किया जा सकता है जिनके लिए के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो, सेम हो, है ना। तो अगर ऐसा हम इंश्योर करते हैं तो फिर जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी कम स्टिफ स्प्रिंग कहलाएगी, उतना के छोटा होगा उसका, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझना कि अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसका के कुछ वैल्यू का है, के मान लेते हैं, अगर मैं इसके 2 इक्वल पार्ट कर दूं, ये 2 इक्वल पार्ट कर दिए मैंने, तो अब मुझे बताओ कि इन दोनों का के कितना कितना हो जाएगा। अगर ये के है तो ये दोनों कितना कितना के होंगे, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये दोनों छोटी स्प्रिंग का के कितना होगा, डबल 2k। सर 2K। ये बात समझ में आ रही है ना। अगर मैंने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया होता तो फिर यहाँ पे क्या लिखता मैं, 3k। 3k। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो जितना हम लेंथ को जिस फैक्टर से कम करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, लेंथ को जिस फैक्टर से रिड्यूस करेंगे के उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर लेंथ हाफ हो जाती है तो के 2k हो जाएगा, लेंथ 1/3 हो जाती है तो के 3k हो जाएगा। लॉजिक क्लियर है ये? अगर Yes, क्लियर sir. है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो एक स्प्रिंग है हमारे पास जिसका कि स्टिफनेस कांस्टेंट के है। द स्प्रिंग is cut into two parts having lengths in the ratio 2:3। 2:3 में हमने इसको कट कर दिया लेंथ वाइज। फाइंड द न्यू स्टिफनेस कांस्टेंट्स है ना, दोनों पार्ट्स के नए स्टिफनेस कांस्टेंट बताएंगे। एक बार ट्राई करो उसको, देखो 2:3 में कट किया है हमने, तो नए जो दोनों पार्ट्स बने उनके स्टिफनेस कांस्टेंट क्या क्या हो जाएंगे। कोई भी? सर 2K and 3K। नहीं बेटा, 2k 3k कैसे हो जाएगा, देखो सर 5K/2। ये होगा ना। मैंने कहा ना, आप तो सिर्फ ये ध्यान रखो कि जिस फैक्टर से लेंथ चेंज हुई है उसके रिवर्स फैक्टर से के को मल्टीप्लाई करना है ना। तो जब आपने 2:3 में कट किया, मान लो लेंथ इसकी l है, तो 2:3 में अगर किसी चीज़ को आप ब्रेक करोगे तो इधर वाला हिस्सा 2/5 लेंथ का हो जाएगा, इधर 3/5 का हो जाएगा। ये बात पहले समझ में आ रही है आपको? लेंथ की बात कर रहे हैं।
यस सर। अच्छा, अब जिस फैक्टर से लेंथ मल्टीप्लाई हुए उसके उल्टे फैक्टर से k को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5k/2 हो जाएगा और ये 5k/3 हो जाएगा। एक बार चेक कर लो इसको अच्छे से, देखो पूरा प्रोसेस समझ लो अच्छे से। और जिसे ये प्रोसेस समझ में आ गया वो इसका आंसर दे दो कि अगर हमने इसी स्प्रिंग को 1:3 में ब्रेक किया होता तो दोनों साइड के k अब क्या हो गए होते। अगर ये अब समझ में आ गया तो इसका आंसर दे दो मुझे। 4k और 4/3k। बिल्कुल 4k और 4k/3, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा, एकदम सही है। ये लॉजिक समझ गए सब लोग? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है ना। 4k और 4k/3 ये आंसर समझ गए सब। अब एक काम कर लेते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग की बात कर लेते हैं। एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। साथ में चाहो तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी लिख लेना। तो हमने कहा कि जब भी किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क करते हैं तो जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं है ना, उसके द्वारा किया गया वर्क, तो हमने लिखा du इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्सटर्नल डी एक्स। डी यू क्या हुआ, चेंज इन एनर्जी है ना, और इसको भी इंटीग्रल लगा देते हैं तो ये हमारा इनिशियल से फाइनल बन जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्सटर्नल डी एक्स। अब यहाँ एफ एक्सटर्नल है कितना, एफ एक्सटर्नल इज नेगेटिव ऑफ एफ स्प्रिंग, और एफ स्प्रिंग खुद कितना था ये हमने लास्ट टाइम के नोट्स में देखना, पिछले जो क्लास में हमने लिखे थे वो था -kx, तो ये +kx हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा इंटीग्रल डी यू कितना हुआ, ये हुआ इंटीग्रल ऑफ k तो बाहर ले लेंगे x dx, कहाँ से कहाँ तक, तो x इनिशियल से x फाइनल तक, नोट कर लेंगे इसको। तो इसको मैं लिख देता हूँ डी यू का तो इंटीग्रल बन जाएगा डेल्टा यू, चेंज इन एनर्जी, और ये हो जाएगा हाफ k x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, नोट करो इसको, हाफ k x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको नोट कर लिया है तो अब याद करना, हमने कहा था कि हमेशा एनर्जी डिफाइन करते हुए कहीं ना कहीं जीरो हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो हम ऐसा कहते हैं, लेट एट एक्स इनिशियल इक्वल टू जीरो यू इनिशियल ऑल्सो भी जीरो, ठीक है ना। जहाँ पे एक्स इनिशियल हमने ज़ीरो लिया है वहीं पे हम कह देते हैं इनिशियल एनर्जी भी कितनी है, ज़ीरो है। तो उस केस में हमारे पास डेल्टा यू की जगह सिर्फ यू आ जाएगा, यानी कि यू फाइनल, और ये हमने ज़ीरो ले लिया है तो ये बन जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। नोट करो इसको, इसमें एक दो बातें हैं वो भी कर लेते हैं, बट फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो U क्या है हमारे पास, U तो हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। अच्छा, X क्या है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है X क्या है, तो इसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि अगर हमारी स्प्रिंग की लेंथ है L और उसकी ओरिजिनल लेंथ है L0, तो L माइनस L0 इस क्वांटिटी को हम लोग डिफॉर्मेशन कह रहे हैं। ध्यान रखना, स्प्रिंग की एनर्जी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, लेंथ में चेंज पे डिपेंड करती है। तो x इज द डिफॉर्मेशन। अब चाहे वो लेंथ ज़्यादा हो के आए या कम हो के आए, तो चाहो तो यहाँ पे एक मॉड लगा लो, है ना, ताकि कम के लिए भी ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, मॉड ऑफ L माइनस L।
है ना, फॉर्मूला एनीवेज हम उसका स्क्वायर यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। तो अगर एक 10 सेंटीमीटर की स्प्रिंग है और अब वो 11 सेंटीमीटर की हो गई है, तो x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर लेंगे हम, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, ये अच्छे से क्लियर है एक बार। यस सर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग का फॉर्मूला हम अपने आप को बार बार याद दिलाते रहेंगे जब तक अच्छे से रट नहीं जाए कि हमारे पास u जो है वो हाफ के एक्स स्क्वायर है, x इज द डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं तो वो समझ लेते हैं। देखो 10 जूल of work is required to stretch a spring from its natural length by 1 मिलीमीटर। ठीक है ना, कि एक स्प्रिंग को अपनी नेचुरल लेंथ से 1 मिलीमीटर स्ट्रेच करने में कितना वर्क करना पड़ता है, कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, 10 जूल। हाउ मच वर्क is required to stretch the spring by another 1 millimeter, another 1 millimeter। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार अच्छे से समझना। देखो 1 मिलीमीटर तो हम पहले से स्ट्रेच कर चुके हैं, एक और मिलीमीटर स्ट्रेच करना है, यानी टोटल कितना कर दिया हमने, 2। इस बात का ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, है ना, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। सर 40 जूल है। देखते हैं बेटा, है ना, हम्म, ध्यान रखना 1 के बाद 1 और कर रहे हैं ना। अभी भी 40 है आंसर। सर 10। 10 नहीं बेटा, 10 तो नहीं होगा। देखो देखो हमने कहा जो एनर्जी है हमारी वो प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, ऐसा कह सकते हैं। बट इस स्टेटमेंट में एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, ओनली व्हेन x इज मेजर्ड फ्रॉम 0। x हमेशा कहाँ से मेजर हो रहा है, 0 से। तो हम कहेंगे कि u कितना है, हाफ के एक्स स्क्वायर। 0 मतलब नेचुरल लेंथ की बात करें। 0 जब नेचुरल लेंथ होती है तो डिफॉर्मेशन 0 होता है ना। तो u प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हम कह सकते हैं, लेकिन तब जब x कहाँ से ले रहे हैं, 0 से। तो 0 से 1 स्ट्रेच करने में u कितना खर्च हुआ हमारा, 10। ये बात समझ में आ रही है। तो 0 से 2 करने में कितना होगा, इस रिलेशन से देखो। जीरो से 1 में 10 हुआ, तो 0 से 2 में कितना होगा, कोई भी बोलो। 40। 40।
ये किसी को नहीं समझ में आया 40 तो पूछ लो कि 40 कैसे हो गया। सर एक बार बता दीजिए। भाई आपने कहा ना u प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अगर आप x को देखो 1 की जगह 2 कर दे रहे हो, यानी डबल कर दे रहे हो, यहाँ पे x की जगह 2x कर रहे हो, तो जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितने का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा? 4 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा ना। तो जब u 1 के लिए था तो 10 था, तो 2 के लिए होगा तो 40 नहीं हो जाएगा, 4 टाइम्स नहीं हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी से, ठीक है ना। भाई हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर बिल्कुल बिल्कुल छोटे बच्चों वाला काम करना चाह रहे हो तो ऐसे कह देते हैं कि हमारा u1 जो है वो है हाफ के 1 का स्क्वायर, है ना। यूनिट कैंसिल हो जानी है इसलिए मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ। फिर u2 हम कह देते हैं यह है हाफ के 2 का स्क्वायर, फिर हम u2 डिवाइड बाई u1 कर देते हैं, तो ये 4/1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? देखो यहाँ से बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो 0 से 2 करने में 40 जूल खर्च हो जाएंगे, 0 से 1 करने में 10 जूल हुए थे। लेकिन क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है 1 से 2 करने में कितने हुए? क्वेश्चन तो ये कह रहा है ना फर्दर बाय 1 मिलीमीटर, तो आंसर क्या आया? 30 जूल आया। ये बात समझ में आ रही है? और अगर ये बात समझ में आ रही है तो फिर मुझे बता दो कि 2 से 3 करने में कितने लग जाएंगे? 2 से 3 करने में कितने जूल और लग जाएंगे? एक बार पूरे प्रोसेस को देख के दोबारा सब लोग ट्राई कर लो, कर पा रहे कि नहीं देखो एक बार। ठीक है, बिल्कुल सही है। सर हम्म। सर हम x की वैल्यू हमेशा जो नेचुरल लेंथ है वहीं से मेजर करते वहीं हैं। से लेंगे तो ही ये u प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर काम आएगा। ये बात समझ गए ना कि x की वैल्यू मेजर ही हमेशा कहाँ से हो रही है? 0 से। जब वो काम करेंगे तो ही u प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हम यूज कर सकते हैं। तो सर जब हम फॉर्मूला में x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमेशा हमें 0 से ही करना है पुट। देखो मेरी बात समझो ना, एक तरीका इसको पहले समझ लो, ये 0 वाले 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3 वाली बात समझ में आ गई एक बार? यस सर। ठीक है ना। अभी मान लो आप कहते नहीं हम तो इसको वैसे करना चाहते हैं, तो आप कहते कोई बात नहीं, हमने कहा कि हमारा u जो है वो कितना है, वो है डेल्टा u लिख देते हैं ना, हाफ के x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, ऐसा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा कि 0 से 10 वाले में तो x इनिशियल 0 है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमने 10 को क्या लिख दिया, हाफ के इंटू 1 का स्क्वायर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर हमने कहा 1 से 2 जाते हैं, तो इस बार आंसर जो है उसको लिख देते हैं डेल्टा यू, हमें नहीं पता कितना है, हाफ के 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। अब इसको डिवाइड करके सॉल्व करो तो देखो डेल्टा यू फिर से 30 आ जाएगा आपका, ठीक है। थैंक यू सर। बस उसमें क्या है, आपको ये वाला प्रोसेस करना पड़ेगा, जबकि मैं जो कह रहा हूँ वो ये है, आप हमेशा 0 से सोचो। आपने कहा 0 से 1 करने में 10 लगा, तो 0 से 2 करने में प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से 40 लगेगा, है ना। ये हो सकता है अभी मुश्किल लग रहा हो, थोड़ी मैथ्स बेटर हो जाएगी तो हमें लगेगा हाँ ये तो बहुत सिंपल सी बात है। यानी 0 से 2 में अगर 40 लगा है तो 1 से 2 करने में एक्स्ट्रा 30 लगा होगा ना, देखो ये जो डिफरेंस है वो 30 का वो लगा होगा, ठीक है। फिर जैसे ही किसी ने कहा 2 से 3 में कितना होगा, तो हम तो कहेंगे 0 से 3 में 9 टाइम्स हो जाएगा, तो 90 जूल लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? 0 से 3 में 90, तो 0 से 3 में अगर 90 है और 0 से 2 में 40 था, तो 2 से 3 में कितना हुआ होगा? 50 हुआ होगा, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट देखना सीख जाएंगे। फिर किसी ने पूछा मान लो 3 से 4 में क्या करना है, तो हम कहेंगे 0 से 4 में कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। तो 160 यहाँ था, 90 पहले हो चुका था, तो अब कितना हो गया? 70 का डिफरेंस आ गया। तो ये 3 से 4 करने में 70 लगा होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? बिल्कुल यस सर। थैंक ठीक यू है ना। यस सर। एक तरीका तो ये है फॉर्मूला लगा लगा के करना, है ना। स्कूल में करते हैं तो अच्छा लगता है, टीचर पूरे मार्क्स भी देते हैं, लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो वहाँ ये वाला लॉजिक लगा सकते हैं ना।
बात Yes, समझ में आ sir. गई? ठीक है। तो सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात ये कि जब भी स्प्रिंग की एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर है, वेयर एक्स इज द डिफॉर्मेशन मेजर्ड फ्रॉम द नेचुरल लेंथ से जो मेजर हो रहा है। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं कि एक डिफॉर्मेशन से दूसरा डिफॉर्मेशन जाने में कितना एनर्जी लगेगी, तो है हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर सिर्फ एब्सोल्यूट एनर्जी बतानी है स्प्रिंग में कितनी स्टोर्ड है, तो एक्स हमेशा जीरो से मेजर करें। एक डिफॉर्मेशन से दूसरे डिफॉर्मेशन जाने में कितना चेंज हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें। ये दोनों फॉर्मूला कैसे यूज करना है, इसको रिवाइज कर लोगे अच्छे से? यस सर। ठीक है, तो ये तो बात हमने कर ली स्प्रिंग की एनर्जी की। चलो जी, अब बात करते हैं हम। अब देखो, हमने मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी समझ ली है, हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी समझ ली है, और हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी समझ ली है। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई है? अब हम बात कर लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम होती क्या है और कैसे अप्लाई करना है वो समझ लेते हैं। लिखो एक बार वर्क एनर्जी थ्योरम। लिख लिया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। लिखो द सम ऑफ all the work performed by all the forces the sum of all the work performed by all the forces acting on a particle between two positions ब्रैकेट में स्टेट्स लिख लेना है ना, between two positions या states bracket 1 is equal to the change in its kinetic energy, is equal to the change in its kinetic energy। ठीक है, अब इस पॉइंट को एक बार समझ लेते हैं। थ्योरम ये कह रही है कि मान लो हमारा पार्टिकल पहले किसी स्टेट 1 में था, किसी कंडीशन में था, कंडीशन नंबर 1 कह देते हैं, किसी जगह पे, किसी कंडीशन में, किसी स्टेट में 1 पे था, और अब वो उठ के वहां से कहाँ आ गया है, 2 पे आ गया है। 2 एक नई कंडीशन, एक नई स्टेट, एक नई जगह को कह रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इस 1 से 2 लाने में हो सकता है इसके ऊपर 3 फोर्सेस लगी हो, 4 लगी हो, एक ही लगी हो, कोई ना लगी हो, ये बात ठीक है ना। तो जितनी भी फोर्सेस इस पर लगी हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 3 लगी हैं, है ना। इस पे एक F1 लगी है, F2 लगी है और एक F3 लगी है, ऐसा मान लेते हैं। तो थ्योरम ये कह रही है कि वर्क डन बाय फोर्स F1 प्लस वर्क डन बाय फोर्स F2 प्लस वर्क डन बाय फोर्स F3, W1 प्लस W2 प्लस W3, जितना भी हुआ है ये किसके इक्वल होगा, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। देखो हमने एरो के हिसाब से, देखो फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, तो हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, इसको कहते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, सिग्मा w इक्वल टू डेल्टा के ई, तो ये हमारा शॉर्ट में हो जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। एक बार अच्छे से देख लो इस पूरे डायग्राम को। नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, अब एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से इसको समझ लो कि हमें सिर्फ ये देखना है कि पार्टिकल कहाँ से उठ के कहाँ पहुँचा है। तो जहाँ से चला वो क्या हो गया, स्टेट 1,
जहां पहुंचा वो क्या हो गया, स्टेट 2, यानी इनिशियल और फाइनल डिसाइड कर लिया हमने किसी क्वेश्चन में। मेरी बात समझ रहे हो? उसके बाद आपने ये देख लिया पार्टिकल पे कितनी फोर्सेस लगी, 1 2 3 4, वो देख लोगे आराम से। यस सर। उसके बाद आपको ये देखना है कि 1 से 2 आने में कौन सी फोर्स ने कितना वर्क किया, अगर किया तो। जिसने पॉजिटिव किया पॉजिटिव लिख दो, जिसने नेगेटिव किया नेगेटिव लिख दो, जिसने नहीं किया 0 लिख दो। टोटल वर्क लिख लिया आपने। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप हमेशा क्या लिखोगे इक्वेशन के? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने कहा कि अगर आप किसी एक पोजीशन से उठ के दूसरे पोजीशन पे पार्टिकल जाता देखो तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखोगे, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखोगे? सम ऑफ द वर्क। सम ऑफ ऑल द वर्क, जितनी फोर्सेस लगी उन्होंने अगर कोई वर्क किया तो उसका सम लिख दोगे। जो पॉजिटिव हो से पॉजिटिव, जो नेगेटिव हो से नेगेटिव, ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। इक्वल टू का साइन लगाएंगे। राइट हैंड साइड पे क्या लिखोगे? राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है हमने? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस ये लिखना है। तो बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक m मास के ब्लॉक को हमने h हाइट से ड्रॉप कर दिया। अब किसी ने पूछा कि जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड बतानी है। तो इसकी इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. ठीक है। इस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं? जब हमने इसे ड्रॉप किया उसके बाद इस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं? एक ही फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल। ठीक है। कितना वर्क किया mg ने? mgh 1 से 2 आने mgh प्लस mgh या माइनस mgh? प्लस mgh। ये क्लियर है एकदम? Yes, sir. ठीक है। इक्वल टू हाफ m, यहाँ की स्पीड को v लिख देते हैं, v स्क्वायर, माइनस यहाँ की स्पीड को क्या लिखूंगा, 1 को 0। ठीक है। तो mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा। बोलो कुछ। Yes, sir. एकदम क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसी सिचुएशन में देख लेना, है ना। ये तो अगर ड्रॉ करना चाहो तो एक बार ड्रॉ कर लो इसको, फिर एक डिफरेंट सिनेरियो ले लेते हैं। कर लिया सर। अच्छा, तो अगर ये कर लिया तो इस बार एक सिचुएशन ले लेते हैं कि हमारा पार्टिकल जो है वो एक h हाइट के इंक्लाइन प्लेन पर है और स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है। तो मैं यहाँ म्यू इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। ये इनिशियल पोजीशन है, छोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब किसी ने पूछा यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, ये बताओ। ठीक है, मुझे बताओ इंक्लाइन प्लेन पे इस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं? इंक्लाइन प्लेन पे जब ये है तो इस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, कौन बताएगा? सर शायद एक ही लग रही है। ट्राई करो और ट्राई करो। सर दो कौन कौन सी दो? नॉर्मल और mg। इसके अलावा कोई? फ्रिक्शन तो 0 ही हो गया। फ्रिक्शन 0 है, बिल्कुल सही है ना। तो इसके अलावा कोई? तो यही दो हैं, मान लें। यस सर। ठीक है। यस सर। अब 1 से 2 पहुंचने में mg ने कितना वर्क किया? यहां से यहां आने में mg ने कितना वर्क किया? बोलो। कोई भी?
ट्राई करो, भले ही गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई तो करो। सर mg sin theta h। mg sin थीटा h, आंसर है mgh। क्यों? देखो यस सर 1 से 2 आने में mg देखो कैसे लग रहा है, वर्टिकल, तो वर्क तो वही वाला कंपोनेंट करता है ना जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो। तो देखो mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहां से यहां आने में mg के डायरेक्शन यानी वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एच h। तो mgh सही लिखा है, बोलो यस सर पक्की बात है ना? yes sir। देखो है ना, इसको समझने के लिए हम ऐसे भी समझ सकते थे, है ना, हालांकि इतने में मेरे ख्याल समझ में आ जाना चाहिए, बट फिर भी अगर और हम लॉजिक चाहते हैं तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट लग रहा है mg का, mg क्या, mg sin थीटा। mg sin थीटा, बिल्कुल सही है। अच्छा यहां से यहां तक इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, mg sin थीटा के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ थीटा लिख देता हूँ यहाँ, बोलो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, कोई तो बोल दो यार। सर साइन थीटा बाय एच h बाय साइन थीटा बेटा, h बाय साइन थीटा, सॉरी ठीक है ना। देखो साइन थीटा यहाँ से कट जाएगा, नहीं है, फिर से mgh आ जाएगा, यस सर ठीक है ना। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनके केस में आपको सिर्फ क्या लिखना है, फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन में होने वाला डिस्प्लेसमेंट। तो mg और mg के डायरेक्शन में होने वाला डिस्प्लेसमेंट mgh लिख दिया हमने। नॉर्मल रिएक्शन का वर्क कितना है, यहां से यहां तक लाने में नॉर्मल रिएक्शन का वर्क कितना है, बोलो कोई भी ट्राई तो करो। 0 जीरो, बिल्कुल सही। क्यों जीरो है बस एक बार ये भी बता दो। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही। हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट तो देखो इस डायरेक्शन में हो रहा है और नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो वो जीरो फोर्स जीरो वर्क वाला रूल लग जाएगा ना। तो mgh प्लस जीरो समझ में आ गया। इक्वल टू क्या लिखूँ, यहाँ पे क्या लिखूँ, हाफ m v स्क्वायर माइनस जीरो, ये लिखूँ। यस सर अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई डिसिपेटिव फोर्स काम ना कर रही हो, वर्ड ध्यान रखना, डिसिपेटिव, डिसिपेटिव मतलब नुकसान कराने वाली, अगर कोई नुकसान कराने वाली फोर्स काम ना कर रही हो तो चाहे आप सीधा छोड़ दो किसी को h हाइट, या h हाइट के इंक्लाइन प्लेन से नीचे गिरा दो, नीचे आने पे, जमीन पे पहुंचने पे, दोनों केस में स्पीड क्या आती है, सेम आती है, पक्की बात। यस सर अभी मान लो ये एक ऐसा ट्रैक होता है इस तरह का जिसकी हाइट h होती, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इंक्लाइन प्लेन हो, फिक्स इंक्लिनेशन का, ये इस तरीके से एक वेरिएबल इंक्लाइन है, इस तरह से ऐसे इंक्लाइन। यहाँ से मैं इस पार्टिकल को स्लाइड करा देता हूँ, कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ आने पे वही सेम स्पीड हो जाएगी v इक्वल टू √2gh की, नहीं मानते हो इस बात को? यस सर। ठीक है ना। ये अगर समझ में आ गया तो अब मुझे बताओ कि इस बार हम इंक्लाइन में क्या कर देते हैं, इस बार हम इस इंक्लाइन प्लेन को रफ बना देते हैं, ये हाइट h हो गई, ये एंगल थीटा हो गया, इस बार मैं यहाँ म्यू लिख देता हूँ, ये म्यू काइनेटिक मान लो, है ना, स्लाइड करता हुआ आएगा तो, या सिर्फ म्यू ही छोड़ दो, है ना, ये m लिखा हमने। कितनी फोर्सेस लग रही हैं इस बार, तीन तीन लग रही हैं, बिल्कुल सही है। नॉर्मल, mg और फ्रिक्शन, फ्रिक्शन डायरेक्शन सही बनाया मैंने सबके, yes 1 sir। से 2 ला रहे हैं, 1 से 2 है ना, ये हमारा 1 है स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा 2 है एंडिंग पॉइंट है। तो अब मुझे बताते जाओ किस किस ने कितना कितना वर्क किया। mg का तो वही लिखूंगा mgh, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। yes sir। नॉर्मल का अभी भी जीरो लिखेंगे,
Yes, sir. फ्रिक्शन Yes. का कितना लिखूं? फ्रिक्शन का वर्क डन कितना लिखूं? प्लस Minus माइनस FH. लिखूं? हाँ, माइनस लिखा, अच्छा एफ लिखा, मल्टीप्लाई किससे करूं? फ्रिक्शन को मल्टीप्लाई किस डिस्टेंस से करूं? बोलो। h/sin θ। एच अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल, ये बात समझ लो। देखो फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो ये स्लांट वाली हाइट है ना हमारे पास। क्लियर है बात सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा फ्रिक्शन बता दो है कितना, वो भी बता दो जब इतना बता ही रहे हो तो। यहाँ mgh लिख देता हूँ मैं। फ्रिक्शन की जगह क्या लिखूँ? जब कोई बॉडी स्लाइड करता हुआ नीचे आती है तो फ्रिक्शन कितना लगता है? म्यू म्यू mg cos θ। mg cos mg theta. cos थीटा, ठीक है ना, इनटू h बाय साइन थीटा, और इक्वल टू क्या लिखूं? हाफ mv²। हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। इक्वेशन बनानी आ रही है? Yes, sir. एक बार अच्छे से देख लो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब एक काम कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक इंक्लाइंड प्लेन जिसमें कि म्यू इक्वल टू 0 है, एक पार्टिकल को अगर हम रिलीज करते हैं तो जब वो यहाँ पहुँचता है ग्राउंड पे तो उसकी स्पीड v होती है। लेकिन वही इंक्लाइंड प्लेन अगर रफ बना दिया जाए, रफ हो जाए इस बार, और उसी पार्टिकल को, है ना, सेम इंक्लाइंड प्लेन है, जैसा ये है वैसा ही ये है, अगर इस बार छोड़ा जाए तो जब ये यहाँ पहुँचेगा इस बार ज़्यादा स्पीड लेके पहुँचेगा कम? कम। तो ये कम। स्पीड v बाय एन हो जाती है। कितनी? v बाय एन। एन इज सम नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, पक्की बात? क्लियर है? तो आपको बताना है फाइंड म्यू। म्यू कितना है ये बताना है। रफ वाले में म्यू कितना है ना। दोनों इक्वेशन हमने बनाना सीख लिए, स्मूथ में भी कैसे लिखना है और रफ में कैसे लिखना है, तो कर लोगे? ट्राई करो एक बार। आपके लिए स्मूथ वाली इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, mgh इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो हुआ स्मूथ के लिए। रफ के लिए क्या लिखूं ये बता दो मुझे। यहाँ क्या लिखूं? mgh mgh माइनस minus माइनस, fh sin upon sin theta. तो उसको म्यू भी लिखवा दो ना, म्यू Mu mg mg sin theta. cos थीटा इंटू एच बाय साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ क्या लिखूं? हाफ एम क्या? v by by n square. वी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, n सही है ना? ठीक है, अब इन दोनों से म्यू सॉल्व कर लोगे, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से म्यू के लिए सॉल्व कर लोगे? कर लोगे तो करके बताओ देखो एक बार।
बोलो भाई। कोई भी? भाई यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर की जगह एम जी एच लिख दो। यहाँ पे देखो, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह एम जी एच, तो एम जी एच और एम जी एच कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस म्यू कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये आ जाएगा देखो। Yes, sir. और ये आ गया, तो म्यू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? म्यू कॉट थीटा की वैल्यू हो गई 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। म्यू को यहीं छोड़ देते हैं, कॉट थीटा वहाँ जाके टैन थीटा बन जाएगा, तो टैन थीटा 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये आंसर आ गया। देख लो एक बार अच्छे से। Yes, sir. ठीक है, अगर ये आ गया समझ में, तो अब अगला क्वेश्चन अपने से ट्राई करो। देखो, एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि आधा स्मूथ है, आधा बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ, मतलब अगर ये एच है तो ये भी एच है, हाइट है ना, और आधा जो है वो रफ है ना। ये वाला हिस्सा जो है ये रफ है, इसमें कुछ म्यू की कुछ वैल्यू है। आपको बताना है म्यू कितना है कि अगर हम यहाँ से एक पार्टिकल को रिलीज करते हैं तो यहाँ आके वो वापस रुक जाता है, यानी यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 0। यहाँ यू कितना है? 0। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब शुरू में तो वो स्लाइड करेगा, यहाँ तक आते आते कुछ स्पीड भी गेन कर लेगा, लेकिन बाकी फिर यहाँ से यहाँ तक आते आते वो वापस रुक जाएगा। तो ऐसा अगर होने के लिए म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहाँ मैं थीटा लिख देता हूँ। करोगे इसको ट्राई? करना तो पड़ेगा। मतलब इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाओगे तो राइट हैंड साइड पे क्या लिखोगे? मतलब ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है मान लो, और ये एंडिंग पोजीशन है, तो स्टार्टिंग से एंडिंग के बीच में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0. 0। तो राइट हैंड साइड तो 0 हो गई। अब आपको बस ये लिखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कौन कौन सी फोर्सेस लगी और उन्होंने कितना कितना वर्क किया। चलो तो वो भी बता दो मुझे। इसकी पूरी हाइट को h मानना चाहते हो या 2h? 2h. 2h मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक h हो गया और यहाँ से यहाँ तक h हो गया। अच्छा, तो मुझे बताओ ग्रेविटी ने कितना वर्क किया यहाँ से यहाँ लाने में? ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? mg2h. ठीक है, 2mgh लिख देता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन तो लगा ही नहीं, फ्रिक्शन तो यहाँ से यहाँ तक लगा है, तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया? fh upon अब तो f sin बोलना theta. सीख जाओ बेटा। f को क्या लिखेंगे, है ना? f को म्यू mu mg cos थीटा cos theta फिर into इनटू h by sin theta. h h by sin theta. है ना। बस ये देख लेना कि पिछली बार यहाँ भी h था, यहाँ भी h था, यहाँ इस बार 2h है, बस यहाँ पे h है। डिफरेंस समझ में आ गया? इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, जल्दी से बता दो म्यू कितना आ रहा है? 2 tan थीटा। 2 tan थीटा। ये बिल्कुल आई बात समझ में? अच्छा, ये आंसर रियलिस्टिक आए इसके लिए tan थीटा को किससे कम होना होगा? ये आंसर रियलिस्टिक आए इसके लिए tan थीटा को किससे कम होना होगा? बोलो, रियलिस्टिक आंसर लाने के लिए tan थीटा को किससे कम होना होगा? लगाओ दिमाग। अरे
अच्छा बताओ, क्या tan थीटा 3/4 हो सकता है, 0.75 हो सकता है? यस और नो बोलो। यस सर, हो सकता है। हो सकता है। अच्छा, अगर tan थीटा 3/4 है तो म्यू कितना आ जाएगा बेटा? बोलो। 1.5। 1.5। 1.5। क्या म्यू 1.5 हो सकता है किसी सरफेस का? नो सर। नो नहीं हो सकता। तो अब बताओ मुझे कि रियलिस्टिक वैल्यू लाने के लिए tan थीटा को किससे कम होना होगा? हाफ से कम। हाफ से कम होना होगा, बिल्कुल, है ना? ठीक है, तो यानी ये वाला काम ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पर नहीं कर सकते जिसका tan थीटा किससे ज्यादा है? हाफ हाफ से से ज्यादा। ज्यादा, हाफ से ज्यादा। ठीक है ना? फिर आप कितना भी रफ ले लो, ये कभी भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा। पक्की बात। चलो, तो समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है। मुझे याद आ रहा है, क्वेश्चन हमने किया था न्यूटन लॉ में। हाँ, ये इस तरह का था जिसमें यहाँ से एक ब्लॉक लगा हुआ है और ये पुली यहाँ से जाके ऐसे जाके ऐसे। तो सिंपल कंस्ट्रेंट वाले क्वेश्चन जो थे वो हमने शायद डिस्कस किए थे कभी ऐसे। एनीवे, तो एक 4 kg का ब्लॉक है और एक 1 kg का ब्लॉक है, और ये वाली सरफेस जो है ये रफ है ना, यानी यहाँ फ्रिक्शन हो सकता है। अब कहा ही गया है कि जब हम सिस्टम को रिलीज करते हैं तो पाया ही जाता है कि जब ये ब्लॉक 1 मीटर नीचे आ जाता है, जब ये ब्लॉक 1 मीटर नीचे आ जाता है तो इसकी स्पीड होती है 0.3 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी पाई जाती है? 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो इस डेटा से आपको ये बताना है कि जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन 4 kg ब्लॉक एंड द टेबल है वो कितना है ना? एक बार इसको ड्रॉ कर लो, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो मैं सिखाता हूँ। सर फाइंड क्या करना है? म्यू, म्यू बिटवीन 4 kg ब्लॉक एंड द टेबल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। एक तो कंस्ट्रेंट वाली बात है जो आपको समझनी होगी, कि वहाँ हमने डिस्कस किया था कि अगर ये ब्लॉक x चलता है, ये वाला ब्लॉक, तो ये कितना चलेगा? याद है किसी को? अगर ये 2x। पक्की बात, पक्का? नो सर, एक मिनट। नहीं नहीं, मतलब अगर कॉन्फिडेंट हो तो अपना आंसर बदलो मत, लेकिन तुक्का मत लगाओ कि ऐसे नहीं कि ये 1 चलेगा तो 2 चलेगा। एक बार कंफर्म कर लो कि हाँ जो बात है वो समझ में आ रही है कि नहीं। तो कोई आंसर या वही है? अगर ये 1 मीटर चलेगा तो ये कितना चलेगा? तो आंसर है 2x। 2 मीटर, बिल्कुल डबल चलेगा इससे, ये 2 मीटर। इसका मतलब ये हुआ अगर इसकी स्पीड 0.3 है तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 0.6 होगी मीटर पर सेकेंड। अगर इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड तो उसकी 2 होनी चाहिए, तो इसकी 0.3 है तो उसकी कितनी होगी? 0.6 हो गई। ये बात समझ में आ रही है?
यस सर। ठीक है, अब देखते हैं सिस्टम के ऊपर वर्क किसने किया। तो इसको नीचे लाने में ग्रेविटी ने वर्क किया होगा, इसको सर नीचे। हाँ बोलो बेटा। सर वो जो नीचे वाला ब्लॉक है उसकी तो हम्म। वो फाइनल स्पीड हुई ना। हाँ फाइनल स्पीड सही है। फिर हमने उसे उससे कंपेयर कैसे किया ऊपर वाले से? नहीं नहीं, वो तो हमने कंस्टेंट से कंपेयर किया ना। ये बात आपको समझ में आ गई कि ये 1 मीटर चलेगा तो वो 2 मीटर चलेगा, यस सर। ठीक है ना। तो जितना भी ये चला उतना वो चला, टाइम तो सेम ही लिया दोनों ने। यस सर। तो अगर इसकी स्पीड 1 मीटर इन 1 सेकंड हुई तो उसकी 2 मीटर इन 1 सेकंड नहीं हो जाएगी? ओके सर। यस सर। तो वो डबल का रिलेशन तो वहां से आ रहा है, वो तो एक कंस्ट्रेंट की वजह से है, क्योंकि पुली इस तरीके से बंधे हुए हैं जिसको कंस्ट्रेंट कहते हैं ना, यस सर। ठीक है ना। बाकी काम जो वर्क एनर्जी वाला है वो तो अब शुरू कर रहे हैं हम। तो इसको यहाँ से यहाँ लाने में ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, छोटा m g इंटू 1, सही लिखा है मैंने, पक्की बात, यस ठीक है ना। अच्छा, इसको भी क्या कर देते हैं, छोटा एम जी को 10 लिख देते हैं, तो 10 इंटू 1 हो गया। ये ग्रेविटी ने इतना वर्क किया, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, फ्रिक्शन ने वर्क इसके ऊपर किया, पॉजिटिव या नेगेटिव किया? Negative. नेगेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, म्यू इंटू 40, सही लिखा, म्यू इंटू 40 इंटू कितने डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करूं इसको मैं, ये 1 मीटर नीचे आया तो ये कितना आगे गया है, 2 मीटर, तो इसको 2 लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो ये वर्क हुआ पॉजिटिव वर्क, ये हुआ नेगेटिव वर्क, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। पूरे सिस्टम के लिए लिख रहे हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना हो गई है, हाफ इंटू 1 इंटू 0.3 का स्क्वायर। अच्छा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, हाफ प्लस लिख देते हैं हाफ इंटू 4 इंटू 0.6 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, देखो। यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब इसको सॉल्व करके म्यू बता सकते हो मुझे, सॉल्व करके म्यू बता दो एक बार, देखो। पॉइंट 6 का स्क्वायर कितना होगा, 0.36. 0.36। 0.36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.72. 0.72। तो ये तो हो गया 0.72, है ना। यहाँ देख लेते हैं 0.3 का स्क्वायर कितना होगा, 0.09. 0.09। 0.09 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 0.04. 0.045, है ना। तो 0.045 और 0.72 तो हमने आपस में यहाँ ऐड कर दिए। यहाँ पे 10 इंटू 1 है हमारा, है ना, तो उसको उसमें से माइनस कर लेंगे, है ना? तो 10 में से इसको माइनस कर देते हैं, 10 माइनस ये प्लस हटा देते हैं, इतना इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 80 म्यू, 80 म्यू, है ना, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी सॉल्व करने में, ज़रा बताओ, मैं इसका आंसर आपको कंफर्म कर देता हूँ कितना आ रहा है। आंसर किसी का, जीरो 0.115, ये चेक कर लेना, देखो। Sir, 8.83 upon 80. हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 0.12 कह देते हैं इसको, और वैसे 0.115 है। एक बार कंफर्म कर लेना, है ना। ठीक है, तो ये हमने वर्क एनर्जी थ्योरम का बेसिक जो है वो डिस्कस कर लिया है। संडे को एक क्लास रखेंगे हम लोग, है ना। संडे किस टाइम आ सकते हो सब लोग,
किसी भी टाइम। किसी भी टाइम। यार किसी का सुबह कुछ होता है, किसी का शाम में कुछ होता है। 3 बजे रख लें, संडे 3 बजे। नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेना आपस में, है ना। तो 2 या 3 जो भी ठीक लगे। 3 बजे मेरे हिसाब से अभी के लिए टेंटेटिवली रख लेते हैं। तो संडे 3 बजे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं इसके, है ना, और देखते हैं कि क्या क्या इसमें अभी कर सकते हैं। राघवन आप कह रहे हैं आज मंडे मेरा पेपर है। मंडे कोई नहीं राघवन, फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना यार, है ना। ठीक है ना। सर आप इसका पीडीएफ सेंड कर देना। हाँ अभी कर रहा हूँ, वो तो है ना, अभी कर रहा हूँ। ठीक है सर। सर हाँ जी, जो आपने 4 से क्वेश्चंस दिए थे वो कब डिस्कस करेंगे? कब करना चाहते हो बताओ। हाँ मंडे कर लो। ओके सर। ठीक है ना, मंडे सब लोगों को फोर्स वाले क्वेश्चन एक बार देख लेना, तो उनको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सर। ओके जी, ओके ठीक है। अभी तो रिकॉर्डिंग में शेयर करता हूँ आपके साथ, है ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर।